एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग सोशियोलॉजी में यूनिट 1 का टॉपिक 2 पढ़ेंगे, जिसमें दिया हुआ है इंडियन ट्रेडिशनल ऑर्डर, आश्रम, वर्ण सिस्टम और संस्कार के बारे में। आई होप कि आपको फर्स्ट वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लगा होगा, प्लीज़ आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए। अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर आते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है इंडियन ट्रेडिशनल ऑर्डर, आश्रम, वर्ण सिस्टम और संस्कार के बारे में। ठीक है, तो इंडियन ट्रेडिशनल ऑर्डर होता क्या है? तो ये एक हायरार्कियल सिस्टम है जो फंडामेंटली स्ट्रक्चर्ड है अराउंड द वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम के चारों तरफ ये एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडियन ट्रेडिशनल ऑर्डर इज़ अ हायरार्कियल सिस्टम। ये क्या है? हायरार्कियल सिस्टम है जो कि फंडामेंटली स्ट्रक्चर्ड है, और ये किसकी तरफ स्ट्रक्चर्ड है? अराउंड दी वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम क्या क्या होते हैं हमारे, जिसमें हमारे ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास आते हैं। ये क्या होता है? हमारा वर्ण सिस्टम है। और इसमें कौन आता है? जैसे कास्ट, जो जाति, जाति भी इसमें आती है। ये इंडियन ट्रेडिशनल ऑर्डर के ही पार्ट्स हैं। और साथ ही साथ इसमें और क्या आता है? आश्रम सिस्टम, जिसमें कि स्टेजेस ऑफ लाइफ दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग वर्ण सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग वर्ण सिस्टम देखते हैं कि वर्ण सिस्टम क्या होता है। ठीक है, वर्ण सिस्टम इन इंडिया इज एन एंशियंट हिंदू सोशल क्लासिफिकेशन। ये एक एंशियंट हिंदू सोशल क्लासिफिकेशन है जो कि डिवाइडेड होता है, दैट डिवाइडेड सोसाइटी, जो सोसाइटी को डिवाइड करता है किसमें? 4 मेन ग्रुप्स में डिवाइड करता है। कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं? जिसमें कि हमारे ब्राह्मण्स आते हैं जो कि प्रीस्ट होते थे, और क्षत्रिय आते हैं जो कि वॉरियर्स होते थे, और वैश्य आते हैं जो कि ट्रेडर्स होते थे, और कौन आता है इसमें? शूद्रास आते हैं जो कि लेबरर्स होते थे। ठीक है, ये हमारे वर्ण सिस्टम के 4 मेन ग्रुप्स हैं। तो ईच वर्ण हैज़ टू फॉलो इट्स ओन ऑब्लिगेशन एंड अडर टू वर्ण नॉर्म्स। सारे सिस्टम को, सारे ये जो ग्रुप्स हैं, इनको अपनी अपनी जो इनके काम होते थे वो इनको फॉलो करने होते थे। आफ्टर दैट, वर्ण सिस्टम ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वॉज मेनली बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर एंड ऑक्यूपेशन। अब जो वैदिक पीरियड में वर्ण सिस्टम था वो किस पे डिवाइडेड था? डिवाइडेड था यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर्स और ऑक्यूपेशन के बेसिस पे यहाँ पे वर्ण सिस्टम डिसाइडेड था। जैसे कि यहाँ पे देखो, ब्राह्मण्स क्या होते थे? प्रीस्ट होते थे, मतलब पूजा पाठ में रहते थे। क्षत्रिय क्या होते थे? ये लोग वॉरियर्स होते थे, मतलब ये लोग वॉर लड़ते थे, और ये इनका ये सारा काम था। वैश्यास क्या थे? ये लोग ट्रेडर्स थे, जैसे ट्रेड करना, एग्रीकल्चर करना, ये लोग कौन लोग करते थे? वैश्यास करते थे। और शूद्रास क्या थे? ये लेबरर्स थे। ये इन सारे ग्रुप्स को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को ये सर्व किया करते थे, और ये लेबरर्स का वर्क करते थे। अब इसमें हम लोग मीनिंग देखेंगे और एक चार्ट देखेंगे, जिसमें कि बताया जाएगा आपका वर्ण सिस्टम कैसे था। तो वर्ण सिस्टम कैसे था, इसमें देखिए, सबसे पहले ब्राह्मण्स आते, सबसे ऊपर सबसे टॉप क्लास कौन सी होती थी? ब्राह्मण्स, जो कि आपके प्रीस्ट होते थे। फिर कौन आता था? क्षत्रियास जो होते थे, ये आपके रूलर्स होते थे, और ये वॉरियर्स भी होते थे। आफ्टर दैट, वैश्यास, ये देखो फार्मर्स होते थे, और ये मर्चेंट्स भी होते थे, ट्रेडर्स भी होते थे, ये वैश्यास होते थे। फिर शूद्रास, ये लोग क्या होते थे? ये लोग लेबरर्स होते थे, और ये इन लोग का एक काम था, ये जो ऊपर के ये ग्रुप्स हैं इनको ये सर्व किया करते थे। इसके बाद एक ग्रुप और आता है जो कि आता था दलित्स, जो कि इन सबसे अलग रहते थे। ये कौन लोग होते थे? ये लोग स्ट्रीट क्लीनर, जैसे साफ सफाई करने वाले, और जो थोड़े बहुत छोटे मोटे काम होते थे वो इनसे करवाए जाते थे। ये लोग कौन होते थे? दलित्स होते थे। अब इसमें हम लोग देखते हैं मीनिंग क्या है वर्ण सिस्टम का। तो वर्ण मीन्स होता है टू क्लासीफाई, टू कवर। जैसे यहाँ पे क्लासीफाई किया जा रहा है, टू क्लासीफाई का मतलब क्या होता है? जैसे ब्राह्मण्स को क्लासीफाई कर दिया गया कि ये प्रीस्ट होते थे, क्षत्रियास को जैसे क्लासीफाई कर दिया गया कि ये रूलर और वॉरियर्स होंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? टू क्लासीफाई और टू कवर। ठीक,
आफ्टर दैट द संस्कृत वर्ड वर्ण डिनोट कलर, ये कलर को डिनोट करता है। और द हिंदू टेक्स्ट डिफाइन वर्ण एज डिवाइडिंग इंडिविजुअल इनटू ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक। अब जो हिंदू टेक्स्ट वर्ण सिस्टम को कैसे डिफाइन करता है, कि डिफाइन करता है ये इंडिविजुअल्स को डिवाइड करता है ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे, जैसे जो ब्राह्मण्स होते थे वो प्रीस्ट होते थे, तो ये इनका कैरेक्टरिस्टिक था कि पुजारी थे। ये इन लोगों का काम क्या था, ये रूलर्स थे, वॉरियर्स थे। तो ये ऐसे इन लोगों को क्या करते थे, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क इनको डिवाइड कर दिया जाता था। तो ये क्या होता था, वर्ण सिस्टम का मीनिंग होता था। अब उसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे पर्पस क्या है। तो ये पर्पस होता था हेल्प्स मेंटेन प्योरिटी अमंग ईच वर्नर्स। अब क्या ज़रूरत थी ये सारे ग्रुप्स को डिवाइड करने की, ये ज़रूरत इसलिए थी जैसे ब्राह्मण्स को अलग क्लास, इनको अलग क्लास, क्षत्रिय को अलग, वैश्य को अलग, शूद्रास को अलग, दलित्स को अलग, ये क्यों अलग किए गए थे, जिससे कि इनके अंदर प्योरिटी क्या हो, मेंटेन प्योरिटी अमंग ईच वर्णास, जैसे हर वर्णास के बीच में प्योरिटी मेंटेन रहे, इसलिए इसको वर्ण सिस्टम को लाया गया था। अब वर्ण सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, तो इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि ये ऑक्यूपेशनल डिवीजन पे बेस्ड था। ऑक्यूपेशनल डिवीजन कैसे, जैसे वर्ण सिस्टम डिवाइडेड पीपल बेस्ड ऑन देयर वर्क। जैसे वर्ण सिस्टम अभी मैंने बताया, वर्ण सिस्टम पीपल्स को कैसे डिवाइड करता था, उनके वर्क के बेसिस पे। जैसे ब्राह्मण्स जो होते थे ये प्रीस्ट होते थे, क्षत्रियास जो होते थे ये आपके वॉरियर्स होते थे, और वैश्यास जो होते थे ये ट्रेडर्स होते थे, और शूद्रास जो होते थे ये आपके क्या होते थे, लेबरर्स होते थे। तो ये ऐसे इन लोगों को डिवाइड करता है। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया ऑक्यूपेशनल डिवीजन का। नेक्स्ट क्या कैरेक्टरिस्टिक था, नेक्स्ट था आपका स्क्रिप्चुअल बेसिस पे। जैसे कि आपके हिंदू टेक्स्ट भगवत गीता और ऋग्वेदा में ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है कि ब्राह्मण्स जो होते थे वो प्रिस्ली क्लास के होते थे, क्षत्रियास ये होते थे, वैश्य ये, शूद्र ये। तो ये सारी चीज़ें ये भी एक इसका कैरेक्टरिस्टिक है। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्वालिटीज़ बेस्ड ओरिजिन। जैसे कि क्या, पर्सन वर्ण वॉज बेस्ड ऑन देयर क्वालिटीज़, जैसे गुण, उनके अंदर क्या गुण होते थे उस पर वो चीज़ें डिवाइड थी, और उनके एक्शन पे डिवाइड थी, नॉट देयर बर्थ। बर्थ पे डिवाइड नहीं होता था वर्ण सिस्टम, ये इनके क्वालिटीज़ और इनके एक्शंस पे डिवाइड होता था। जैसे जो ब्राह्मण्स होते थे वो उनकी क्वालिटी होती थी कि वो प्रीस्ट होते थे, पूजा पाठ कर सकते थे, तो उनको उस डिवीजन में रखा गया था। तो ये नॉट बाय बर्थ, ये बर्थ से नहीं होता था, ये इनके क्वालिटीज़ और इनके एक्शन मतलब इनके कर्म से होता था। फिर उसके बाद सोशल हायरार्की क्या थी, सोशल हायरार्की थी क्रिएटेड अ स्ट्रक्चर सोशल ऑर्डर विद इन ब्राह्मण्स एट टॉप एंड शूद्रास एट बॉटम। ये जैसे ब्राह्मण टॉप क्लास में आते थे, सबसे ऊपर आते थे, तो ये ब्राह्मण्स और सबसे नीचे शूद्रास के बीच में ये सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी ये वर्ण सिस्टम था। आफ्टर दैट यहाँ पे रिलीजियस ड्यूटी क्या थी इसकी, ईच वर्ण हैज़ डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे वर्ण की अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी रिलेटेड टू रिचुअल्स, और उनके खुद के रिचुअल्स होते थे, प्रोटेक्शन, ट्रेड और सर्विसेज। सबका अपना अपना ड्यूटी और ट्रेड और अपना अपना सबका सर्विसेज था। जैसे ब्राह्मण्स पूजा पाठ करेंगे, उसके नीचे क्षत्रिय अपना काम करेंगे, वैश्य अपना काम करेंगे, शूद्रास अपना काम करेंगे। तो ये सबका डिवाइडेड था, और सबके अपने अपने रिलीजियस ड्यूटीज़ होती थी कि इनकी, जैसे ब्राह्मण्स की अपना है कि ये धर्म को फॉलो करेंगे, ये वर्ण सिस्टम को बताएंगे, ये वेदास को बताएंगे, ये इन लोगों का ये सब काम होता था। उसके नीचे वालों का उनका खुद का काम, सबका अलग अलग डिफाइन था। अब वर्ण सिस्टम में कौन कौन आते हैं, वर्ण सिस्टम में सबसे पहले आते हैं आपके ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स कौन होते थे, देर आर 4 वर्ण सिस्टम। फर्स्ट ब्राह्मण्स, जो कि आपके ऑक्यूपाइड हाईएस्ट पोजीशन इन वर्ण, ये वर्ण में इनका सबसे हाईएस्ट पोजीशन था। मतलब ये जो आपके थे, ये वर्ण सिस्टम में ब्राह्मण सबसे ऊपर आते थे। फिर उसके बाद रोल एज हिंदू प्रीस्ट, अब इन लोगों का रोल क्या था, ये हिंदू प्रीस्ट होते थे और रॉयल एडवाइज़र्स होते थे, मतलब ये राजा के सलाहकार भी होते थे। इनका फंक्शन क्या होता था, इनका फंक्शन होता था वैदिक नॉलेज देना, कंडक्टिंग रिचुअल्स, रिचुअल कंडक्ट करवाना, सेरेमनीज करना। किसके लिए सेरेमनीज करना, फॉर द किंग के लिए सेरेमनीज करना, ये इनका मेन काम होता था, ये इनका प्राइमरी फंक्शन होता था। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आते हैं क्षत्रियास आते हैं। क्षत्रियास कौन थे, ये हमारे
ग्रुप में सेकंड नंबर पे आते थे। सबसे पहले जैसे इसमें जैसे सबसे पहले ब्राह्मण आ गया, तो ये क्षत्रिय सेकंड नंबर पे आते थे। इन लोग का ये रैंक सेकंड होती थी इनकी वर्ण सिस्टम में। और इनका रोल क्या था? रोल इन वॉर, इनके लड़ाई झगड़े में, वॉर में इनका काम होता था। ये वॉरियर क्लास के होते थे और सोल्जर्स भी होते थे। ये कौन कौन सी क्लास के आते थे? वॉरियर क्लास के आते थे और सोल्जर्स होते थे। ठीक। आफ्टर दैट हमारा कौन आता है? वैश्याज आते हैं। वैश्याज ये हमारे थर्ड पोजीशन में आते हैं वर्ण सिस्टम में। और ये नॉर्मल सिटीजन्स होते थे वहाँ पे, जो कि फार्मिंग में इंगेज रहते थे, फार्मिंग करते थे, ट्रेड करते थे, बिजनेस करते थे। ठीक है। और ये एक काम और किया करते थे, ये जो नॉर्मल लोग होते थे ये पे ट्रिब्यूट्स टू किंग। किंग को तोहफे दिया करते थे, प्रेजेंट करते थे, गिफ्ट्स देते थे। कब देते थे? जब उनके वहाँ पे कोई रॉयल सेरेमनीज होती थी तो वो उनको वहाँ पे गिफ्ट्स विफ्ट्स दिया करते थे। आफ्टर दैट शूद्रास आते हैं। शूद्रास ये फोर्थ नंबर पे आते हैं, ये सबसे लोवेस्ट पोजीशन में आते हैं। शूद्रास जो होते हैं ये सबसे लोवेस्ट होते हैं। और ये मैनुअल लेबर, ये शूद्रास मतलब कि ये लेबरर वर्क करते थे, ये वर्कर्स होते थे, ये स्लेव्स होते थे। ठीक। अब ये क्या होता था? ये फेस करते थे स्टेटस ऑफ अनटचेबल, मतलब सबसे नीचे, तो सबसे पिछड़े में ये लोग आते थे। तो इन लोगों को फेस करना पड़ता था क्या? अनटचेबिलिटी फेस करनी पड़ती थी। और इनका काम क्या होता था? ये ऊपर के तीनों क्लास को सर्व करते थे। क्या काम होता था इनका? अपर जो तीन वर्णाज हैं इनको सर्व करने का काम होता था। ठीक। फिर प्रोहिबिटेड फ्रॉम, अब इनको किस चीज़ से रोक दिया जाता था? जैसे सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करने से रोक दिया जाता था, और वेदास को पढ़ने से और सुनने से, पढ़ने तो पढ़ने, सुनने से भी इनको रोक दिया जाता था कि आप सुन भी नहीं सकते वेदास को। तो ये होता था शूद्रास का। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी वर्ण सिस्टम के बारे में। अब हम वर्ण सिस्टम के बाद कौन सा पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे आश्रम के बारे में, कि आश्रम क्या होता था। तो ये क्या था? ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड द ट्वाइस बॉर्न कास्ट वर अलॉटेड आश्रम व्यवस्था। द टर्म हैज़ 4 stages of Hindu existence. ह्यूमन लाइफ वॉज डिवाइडेड इंटू 4 stages. ह्यूमन की जो लाइफ होती थी वो 4 stages में डिवाइड होती थी। ठीक। ईच लास्टिंग अराउंड 25 years। सारे ही बीच के गैप्स कितने होते थे? 25 ईयर्स के होते थे। और इन्हीं सब स्टेजेस को क्या बोला जाता था? आश्रम बोला जाता था। तो सबसे पहला आश्रम कौन सा आता है हमारा? सबसे पहला आश्रम आता है हमारा ब्रह्मचर्य। कि ब्रह्मचर्य क्या होता है। ठीक है। अब ब्रह्मचर्य के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कौन सा फेज़ होता है? ये हमारा फेज़ होता है स्टूडेंटहुड का फेज़ होता है। यहाँ पे हम अपनी स्टूडेंट लाइफ को जीते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग सिंगल स्टेटस देखते हैं, जो कि हमारा 0 से 25 की एज तक का होता है। इसमें क्या होता है? इसमें एक इंसान से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? ये कंप्लीट करेगा अपना प्रोसेस, इनिशिएशन प्रोसेस, जिसको उपनयन बोलते हैं। और ये क्या करेगा? अटेंड द टीचर रेजिडेंस फॉर स्टडी, स्टडी के लिए अपने टीचर को फॉलो करेगा। बिफोर एंटरिंग इनटू सोशल लाइफ, सोशल लाइफ में एंटर करने से पहले ये टीचर से अपने सारा ज्ञान ले लेगा, ताकि इसको फ्यूचर में ये चीज़ें, फ्यूचर लाइफ में ये चीज़ें इसको बेनिफिट दे सके। क्या बेनिफिट दे सके? नॉलेज इसका, जो कि इसने अपने टीचर से लिया हो। तो ये हमारा आता है ब्रह्मचर्य जीवन। ठीक। उसके बाद हम लोग ब्रह्मचर्य के बाद कहाँ जाते हैं? हम लोग जाते हैं गृहस्थ जीवन में। जो कि आता है गृहस्थ जीवन, इस ये होता है हाउस होल्डर। गृहस्थ मतलब गृह, गृह मतलब क्या होता है? घर, हाउस से रिलेटेड हो जाएगा हमारा हाउस होल्डर, जो कि हमारा 26 से 50 साल तक का होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद इसमें जो इंडिविजुअल होता है वो अपना किस चीज़ में आ जाता है? वो गृहस्थ जीवन में आ जाता है, गृहस्थ आश्रम में। इसमें क्या होता है? इसमें इसको मैरिज करनी होती है, और इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये अब अपने फैमिली का, अपनी फैमिली को फीड कर पाएंगे, उनकी केयर कर पाएंगे, अपने जो इनके ऑफस्प्रिंग्स आने वाले हैं उनको, उनकी ये लोग देखभाल कर पाएंगे, अपने बच्चों की। और जो अदर लिविंग बींग्स है, जैसे इनके फैमिलीज़ में जो होंगे, ये उनकी भी केयर और उनको भी खाना पीना दे सकते हैं, मतलब फीड कर सकते हैं। ऑल्सो और क्या सोचा जाता था? सपोज टू कैरी आउट द पुरुषार्थ, जैसे ये लोग धर्म को फॉलो करेंगे, अर्थव्यवस्था को फॉलो करेंगे, कर्म फॉलो करेंगे और मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। ठीक। ये होता था हमारा गृहस्थ जीवन। आफ्टर दैट हमारा कौन सा जीवन आता था? वनप्रस्थ जीवन, जो कि हमारा आता था
रिटायरमेंट फेज, जो कि हमारा 51 से 75 की एज में आता था। अब जैसे हम लोग अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लिए, अपनी मैरिज कर लिए, देन हम लोग कौन से जीवन में आते थे, वानप्रस्थ जीवन, जो कि रिटायरमेंट का होता था। इसमें क्या था, आफ्टर कंप्लीटिंग फैमिलियल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अपनी फैमिलीज़ का सारा काम कर दिया, अपने मतलब बच्चों को फीड कराना, अपने ऑफस्प्रिंग्स को, अपने घर के और लोगों को, सारा ये सारी चीज़ों से मुक्त होके फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज की जो भी चीज़ें थी उन सब से, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट करने के बाद गृहस्थ जीवन से निकल करके ट्रैवल करें जंगल की तरफ, ताकि हम संन्यास लेने के लिए प्रिपेयर हो सकें, मतलब इसमें प्रिपेयरिंग टू एक्वायर मोक्ष की तरफ बढ़ें। तो ये हमारा कौन सा फेज़ होता था, वनप्रस्थ फेज़ होता था। इसके बाद हम लोग कौन से जीवन में आ जाते थे, संन्यास में आ जाते थे। जैसे यहाँ संन्यास कौन सा, रिनंसिएशन फेज़ होता था, जो कि आपका 76 से 100 ईयर्स के तक का होता है। इसमें क्या होता था, पर्सन एंटायरली अबंडेंस ऑल अटैचमेंट्स एंड फोकस ऑन अचीविंग मोक्ष। इसमें जो एक इंसान होगा वो अपनी सारी चीज़ों से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से मुक्त हो जाएगा, देन वो किसकी तरफ बढ़ेगा, मोक्ष की तरफ बढ़ेगा। वो अपने सारे फैमिलीज़ एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से दूर होके मोक्ष की तरफ बढ़ेगा। यही होता है आपका संन्यास जीवन, जो कि आपका 76 से 100 ईयर्स तक का होता है। आफ्टर कंप्लीटिंग आश्रम, अब हम लोग किसकी तरफ बढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक जो है हमारा, संस्कार क्या होता है। तो संस्कार क्या है, संस्कार जो हमारा समस्कारा शब्द से आया है, जो कि एक हिंदू रिलीजियस सोशल मोरल सैक्रेमेंट है और रिचुअल है, जो कि प्यूरिफिकेटरी राइट्स परफॉर्म करता है, और ये हमारी या जो इंडिविजुअल की बॉडी और माइंड को प्रिपेयर करता है, किस चीज़ के लिए, फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। मतलब ये इंसान के माइंड को प्योर करता है, बॉडी को प्योर करता है, और हमें समाज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके लिए प्रिपेयर करता है। और जो हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ, मतलब जो हमारा धार्मिक ग्रोथ होगा, जो हम भगवान की तरफ जाएंगे, वो उस चीज़ के लिए भी ये हमें क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, क्या हेल्प करता है, संस्कार हमारे। अब संस्कार की मीनिंग क्या होती है, तो जैसे अगर हम इसको नॉर्मल एक शब्द में डिनोट करना चाहें, तो इट डिनोट्स रिफाइनमेंट, प्यूरिफिकेशन एंड कल्चर। ये हमारा कल्चर होता है, जो कि हमको एकदम प्योर करता है, प्यूरिफिकेशन करता है हमारी बॉडी का, हमारे माइंड का, हमारी बॉडी का, ये प्यूरिफिकेशन करता है। अब इसके बाद इसका पर्पस क्या हुआ, ये क्यों आया, ये हमारा डेवलपमेंट करवाता है। कैसी डेवलपमेंट, जो कि हमारी मेंटली भी होगी, फिजिकली भी होगी, और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होगी। ठीक। अब आफ्टर दैट इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है संस्कार का, तो संस्कार का ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव है प्योरिफिकेशन। ये प्योरिफिकेशन शब्द हर जगह आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये हमारी बॉडी को क्या करता है, प्योरीफाई करता है, माइंड को प्योरीफाई करता है, कब से कब तक, फ्रॉम बर्थ से लेके डेथ तक, जब से हम पैदा होते तब से लेके मृत्यु तक, ये हमारी बॉडी को प्योरीफाई करता है। ओके, ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, वैल्यू कल्टीवेशन, मीन्स इसमें क्या होगी, हमें सिखाता है संस्कार कि रिस्पेक्ट करो अपने एल्डर्स की, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करो, ऑनेस्टी दिखाओ, ईमानदारी दिखाओ, एम्पैथी दिखाओ, कभी किसी से झूठ मत बोलो। ये सारी चीज़ें हमारे संस्कार सिखाते हैं हमें। सोशलाइजेशन, कभी भी गलत का साथ मत दो, ये सारी चीज़ें हमारे संस्कार हमें सिखाते हैं। अब ये सोशलाइजेशन कैसे करवाते हैं, ये टीचर्स द इंडिविजुअल देयर प्लेस एंड ड्यूटी विद इन द सोशल स्ट्रक्चर। ये एक इंडिविजुअल को उसके ड्यूटीज़ और उसके प्लेस समाज में क्या है, ये उसको बताता है। संस्कार हमारे ड्यूटीज़, हमारे रूल्स, हमारे रेगुलेशन को भी बताते हैं। आफ्टर दैट ये हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी करवाते हैं, जैसे कि ये हमारे बिहेवियर को भी डेवलप करते हैं, हमारे बिहेवियर को एक शेप देते हैं। तो ये भी एक इसका इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आफ्टर दैट कितने टाइप के संस्कार होते हैं, तो देर आर दी 16 मेन संस्कार, जिसको बोलते हैं षोडश संस्कारा।
ठीक है। सबसे पहला संस्कार क्या होता है? गर्भधान। गर्भधान इसमें क्या करते हैं? ये इसमें जो बच्चे का फिजिकल और मेंटल हेल्थ होता है, ये इसमें डिसाइड होता है बच्चे का। ठीक। दूसरा कौन सा फेज़ आता है? ये सारा फेज़ जो है ये लाइन वाइज चलेगा। ये नहीं कि आप पहले ये लिख दो तो दूसरा में ये लिख दो, तीसरा में ये ऐसा नहीं होता। ये एक पूरा सिस्टम से चलता है कि पहले गर्भधान हुआ, फिर उसके बाद आता है पुंस फिर उसके बाद आता है पुंसावना, जो कि आपका होता है 3rd मंथ होता है किस चीज़ का? प्रेगनेंसी का, फॉर द चाइल्ड फिजिकल डेवलपमेंट। इस फेज़ में क्या होता है? चाइल्ड की जो होती है वो फिजिकल डेवलपमेंट होती है। आफ्टर दैट क्या आता है? अब जो फेज़ आता है उसमें चाइल्ड का 7 मंथ लग जाता है प्रेगनेंसी का। इसमें चाइल्ड की और मदर की क्या डिसाइड होती है? वेल बींग डिसाइड होती है। वेल बींग ऑफ मदर एज वेल एज जो फीटस जो कि बच्चा होता है उसका डिसाइड होता है। आफ्टर दैट इसके बाद क्या आता है? जातकर्मा। जातकर्मा आता है जो कि हमारा बर्थ सेरेमनी होता है। इसमें हम अपने जो न्यू बॉर्न है उसको वेलकम करते हैं। ठीक। आफ्टर दैट हमारा क्या आता है? नामकरण आता है, जो कि नेमिंग सेरेमनी होता है। फिर उसके बाद क्या आता है? निष्कर्मणा आता है, जो कि बच्चे का पहली बार बाहर जाया जाता है बच्चे को लेकर के, ये क्या होता है? निष्कर्मा होता है। आफ्टर दैट बच्चे का अन्नप्राशन होता है, जो कि इसमें बच्चे को पहली बार सॉलिड फूड दिया जाता है। उसके बाद आता है चूड़ा करना। उसके बाद इसमें क्या होता है? बच्चे की पहली हेयर कट कराई जाती है। आफ्टर दैट कर्णवेधा, मतलब कर्णवेधा से भी समझ में आ रहा है कि ये ईयर पियर्सिंग, वेधा मतलब कोई चीज़ को होल करना, तो ये ईयर में पियर्सिंग करी जाती है। ठीक। फिर उसके बाद क्या आता है? विद्यारंभा, विद्या आरंभ करना, मतलब कि एजुकेशन को स्टार्ट करना। ठीक। उपन्याना, यहाँ से बच्चा जो होता है वो अपनी लर्निंग को स्टार्ट कर देता है। ठीक। उसके बाद क्या आता है? वेदारंभा। वेदारंभा मतलब वेद को आरंभ करना, मतलब कि बिगनिंग ऑफ वैदिक स्टडी। वेदारंभा, वेदारंभा से भी समझ में आ रहा है। वेदा को रंभा मतलब कि वेदा को आरंभ कर दिया, मतलब कि वेदा की स्टडी को स्टार्ट कर दिया। आफ्टर दैट क्या आता है? केशंता और ऋतु शुद्धि। ये इसका मतलब केश मतलब क्या हो गया? ये आपके बालों से रिलेटेड या शेविंग से रिलेटेड हो गया। तो ये पहला शेव होता है जो कि हमें एडल्टहुड की तरफ लेके जाता है। इससे ये पता चलता है कि हमारे एडल्टहुड की शुरुआत हो गई है। आफ्टर दैट क्या आता है? समवर्तना, मतलब कि समवर्तना कोई चीज़ जो आपका बचपन का है वो अंदर अब उसको क्या किया गया है? उसको बंद कर दिया गया है। मीन्स कि ग्रेजुएशन की स्टार्टिंग और एंड ऑफ स्टूडेंट लाइफ, समावर्तना मतलब बचपन ख़त्म हो गया इसमें आपका। अब उसके बाद क्या आएगा? ग्रेजुएशन के बाद क्या होता है? फिर शादी हो जाती है। विवाह मीन्स मैरिज। इसमें क्या हो जाएगा? मैरिज। इसमें हम लोग एंटरिंग हाउस होल्ड लाइफ में एंटर कर जाते हैं। आफ्टर दैट अंत्येष्टि। अंत मतलब अंत से ही समझ में आ गया, अंत मीन्स कि अब खत्म। अंत्येष्टि मतलब फाइनल रिचुअल परफॉर्म होती है, जिसको बोलते हैं क्रेमेशन। ठीक है। ये था हमारा टॉपिक नंबर 2, जिसमें हमने आश्रम भी देख लिया, वर्ण सिस्टम भी देख लिया, संस्कार भी देख लिया। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप लोग फिर से एक बार वीडियो ज़रूर देखिएगा, और अगर किसी चीज़ में फिर भी डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और अगर आप लोग को नोट्स चाहिए गाइस, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक लगी है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सबके साथ वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।